हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति सैनी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सपोज हमारे पास एक पॉइंट है और इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों ओर एक स्पेस जनरेट करेगा। इस स्पेस में कोई भी अगर चार्ज आता है, सपोज ये स्मॉल क्यू चार्ज है, तो अब ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो स्पेस है जिसमें ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? दोनों की नेचर सेम है तो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। और दोनों की नेचर ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक स्पेस है। कहां पर? किसी भी चार्ज के अराउंड, जिसमें कोई भी चार्ज आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हमने ये तो जान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए जानते हैं वो भी। नोट कीजिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? एक फोर्स है जो कोई भी यूनिट टेक्स्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है। कब? जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किसने की? कैपिटल क्यू ने। और इस स्मॉल क्यू को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यूनिट टेक्स्ट चार्ज। मीन्स 1 यूनिट है ये। ठीक है ना? तो देखिए, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। ये क्यू को हम 1 यूनिट से रिप्लेस कर दे, मतलब हम 1 यूनिट चार्ज ले, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्चुअली में क्या होगा? फोर्स। और यही तो हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? एक फोर्स है जो कोई भी टेक्स्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना? कब एक्सपीरियंस करेगा? जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो चार्ज Q है, स्मॉल q, जिसको हम टेक्स्ट चार्ज बोल रहे हैं, ये होना चाहिए 10 to 0। किसके कंपैरिजन में? इस कैपिटल Q की कंपैरिजन में। देखिए, कोई भी चार्ज है, छोटा है या फिर बड़ा, वो जहां पर भी रखा जाएगा वो अपने अराउंड एक स्पेस जनरेट कर लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। तो अगर हमने इस चार्ज को इस पॉइंट पर रखा है तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जैसे इस कैपिटल क्यू ने किया। लेकिन हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट चार्ज बना दिया है। टेक्स्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू लगभग 0 है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। तो इसके कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा छोटा चार्ज है, तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसका तो होगा, ये तो जनरेट करेगा इफेक्ट इसके ऊपर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो काफी ज्यादा है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। नोट कीजिए इसको। हमें यहाँ से जो कंडीशन मिली है वो है E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू। और क्यू क्या है यहाँ पर? टेक्स्ट चार्ज। सपोज ये कैपिटल क्यू था और हम इसके पास स्मॉल क्यू लेकर आए थे, है ना?
सपोज ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब जब ये स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हैं तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। F इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इस वैल्यू को जरा यहाँ पर रखते हैं, क्या आएगा, E इक्वल्स टू के कैपिटल Q बाय r स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर चार्ज जनरेट करेगा, लेकिन कितनी इंटेंसिटी या कितनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो हमें किससे पता चलेगा, इससे। अब यहां से कुछ रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पास है E इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमारे पास में फोर्स था। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, इसकी वेक्टर लगाएंगे, ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। और इसके साथ में डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, एक जनरल यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आर कैप। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये क्या गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायग्राम से कैसे देख सकते हैं इसको, ये है हमारे पास कैपिटल क्यू और ये हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज पी। इस पॉइंट पर हम एक स्मॉल टेक्स्ट चार्ज लेकर आते हैं और ये पॉइंट इससे कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। अब ये कैपिटल Q इस पॉइंट P पर रखे हुए स्मॉल q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन हमने क्या ली है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट। कितनी हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला था E इक्वल्स टू F बाई क्यू। F की यूनिट होती है न्यूटन, Q मेजर करते हैं कूलाम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। अब देखते हैं रिजल्ट्स जिनकी हम बात कर रहे थे। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या हमें इस फॉर्मूले में ये स्मॉल q कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं। मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेक्स्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। हम किसी भी साइज का टेक्स्ट चार्ज ले लें, उसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जितनी जनरेट हो रही थी उतनी ही जनरेट होगी, क्योंकि ये तो किसकी वजह से जनरेट हो रही है, कैपिटल Q की वजह से। दूसरा, हम यहाँ पर K यहाँ पर फिक्स होता है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और चार्ज की वैल्यू भी फिक्स कर दिया हमने, कांस्टेंट। ये हमारे पास प्लस Q चार्ज है और ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है कुछ इस तरह। हमने कहा कि ये तो चेंज नहीं हो रही है, ये भी चेंज नहीं होगी। अब इस फॉर्मूले में रह जाता है R। हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है जिसकी डिस्टेंस है
आर। इस क्यू के अराउंड आर डिस्टेंस में जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं वो सब सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। हम इस क्यू चार्ज के अराउंड कोई भी पॉइंट लें किसी भी डायरेक्शन में, सभी पॉइंट्स सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। ये है इसका रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 3। देखो ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। आर चेंजेबल है तो E आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, लेकिन कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स इस आर डिस्टेंस पर सपोज किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? E1। सपोज ये R1 है। अब अगर मैं इस डिस्टेंस R को इंक्रीज कर दूं, इस बार मैं इस कैपिटल Q से R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर रही हूं। अब R2 है, डिस्टेंस चेंज हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। यहां पर कितनी आएगी? E2। अब इससे पहला जो रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग R1 डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, वैसे ही R2 डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस कैपिटल Q चार्ज के अराउंड वो सब भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। कितनी? E2। लेकिन यहाँ पर E2 is not equals to E1 because R2 is not equals to R1। कितना है यहाँ पर R1? R2 से छोटा है। हम R1 से R2 पर गए, हमने ये वाली जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स E2 is less than E1। ये है हमारा रिजल्ट नंबर 3। नोट कीजिए, हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें हमने जाना है कि कोई भी हमारे पास चार्ज है तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इस पे कोई भी चार्ज आएगा तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंटेंसिटी की है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो हमने यहां से फाइंड किया। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल E से। कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। और कितनी तरह की हो सकती है? स्ट्रेट हो सकती है, इनको कैसे शो करते हैं? स्ट्रेट लाइंस को इस तरह से शो करेंगे, ठीक है ना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एरो लगा देंगे। ये हो गई हमारे पास
स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कर्विकल ये हो जाएगी हमारे पास कर्विकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी होती है, टू टाइप्स की हो सकती है, स्ट्रेट फील्ड लाइंस या फिर कर्विकल फील्ड लाइंस। स्ट्रेट इस तरह से शो करेंगे और कर्विकल इस तरह से शो होंगी। लेकिन हम इनको यूज क्यों कर रहे हैं? हम इनको यूज कर रहे हैं to know the direction of electric field। मैथमेटिकली तो हम निकाल लेंगे डायरेक्शन को। कैसे निकालेंगे? यहां से हमारे पास आ जाएगी डायरेक्शन। लेकिन अगर हम डायग्राम्स के थ्रू जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करेंगे। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या वैल्यू होगी वो हम मैथमेटिकली निकाल चुके हैं। लेकिन हम कैसे देखना चाहते हैं उसको भी डायग्राम्स के थ्रू जानना चाहते हैं। To visualize the intensity of electric field at a point। Okay? देखिए कोई पॉइंट है, स्ट्रेट लाइंस की जब बात आती है, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो तो हम सीधा बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई शेप है, कर्विकल शेप, ओके, और इसके एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा उस पॉइंट पर। कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो उस पॉइंट से टच होकर जा रही है, और उस पर उसे एरो में कन्वर्ट कर देंगे। यही तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसे शो करते हैं ना। ये एरो का साइन बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इस साइड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और अगर ये है, इस साइड एरो बना है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो किसी भी कर्विकल शेप के किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखने के लिए या फिर डायरेक्शन देखने के लिए, तो उसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? टेंजेंट की हेल्प से ड्रॉ कर सकती हूँ। इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी है सपोज हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है या फिर प्लस क्यू है, दोनों के लिए सेम होगा। इसमें हमने ये एक आइसोलेटेड मींस एक सिंगल चार्ज है, ये सिंगल चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करेगा एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है, कोई सिंगल चार्ज है या फिर नेगेटिव क्यू, दोनों केस में सेम होगा। हम नेगेटिव क्यू लेकर कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, कितनी भी बन सकती है, ऐसा नहीं है फिक्स है काउंट करके बनानी है, नहीं, हमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो कैसे हो जाएंगी, इस तरह से। देखिए कि अब उन दोनों को साथ में देखिए, इससे लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, मीन्स इसके अराउंड जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उन सब से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेगेटिव चार्ज पर। ओके, ये सिचुएशन तब है जब ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, ये अकेला है, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है और ना ही इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है। एक सिचुएशन देखते हैं जिसमें हमने, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब यहां से क्या होगी, लाइंस ओरिजिनेट होगी हर पॉसिबल डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइंस। ओके, ये था केस जब ये अकेला है, इस बार क्या है, ये साथ में है, तो ये क्या करता है, इस पर टर्मिनेट होती है लाइंस। ओके, अब जब ये साथ में रखे हैं तो कुछ ऐसा होगा कि कर्विकल शेप में आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब दोनों अलग अलग रखे हुए थे तो स्ट्रेट थी, अब दोनों को पास में ले आए हैं तो जो लाइंस हैं वो थोड़ा टिल्ट हो गई हैं, कर्विकल बन गई हैं। ओके, पर्पस यही है ये डायग्राम बनवाने का कि जब ये दोनों अलग अलग रखे हुए थे तो हमारे पास कैसी लाइंस थी, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आए हैं तो ये जो लाइनें हैं लग रहा है जैसे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी को इसी से समझते हैं, ये क्या बोलती है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, और ऐसा क्यों होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं, ओके, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस बनाया था तो कुछ ऐसे बनाया था। ओके, ये अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट कर रहा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन नहीं निकाली थी। ओके, अब हम डायरेक्शन बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनकी हेल्प से हम डायरेक्शन शो कर सकते हैं। कैसे होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या शो कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इनको हम अगर पॉइंट्स मान लें, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पर, ये वाली, ठीक है ना, इसके लिए ये वाली डायरेक्शन। ओके, अब इसमें हमें क्या बोला है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दूसरी कुछ इस तरह से पास हो रही है। ओके, इसने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर दिया, इसने इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, मींस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अब ये वाली या ये वाली, ये तो दो डायरेक्शन आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है,
एक पॉइंट के लिए दो डायरेक्शंस नॉट पॉसिबल। ओके, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन नेचर। हमारे पास में ये एक चार्ज था और ये इससे ओरिजिनेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इससे ब्रेक हो जाती है। ओके, तो सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है जिससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही है, मीन्स इस पॉइंट पर हम लोग अगर एक पॉइंट चार्ज को लेकर आए तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। लेकिन हमको रियलिटी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है जिस पर नेट फोर्स कितना हो? 0। मीन्स ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट। इसलिए बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर ब्रेक्स। ये कॉन्टिन्यूअस नेचर की होती है। नोट कीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लूप। आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हुई है और फिर वहीं पर आकर उसी पॉइंट पर आकर एंड हो गई है। कहीं पर भी इस तरह का कोई लूप नहीं जनरेट होगा। ठीक है, हमने कर्विकल शेप देखी थी, लेकिन उसमें क्या था, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही थी और दूसरे पर टर्मिनेट हो रही थी। इनका टर्मिनेशन पॉइंट अलग था और ओरिजिनेशन पॉइंट अलग था। अब इनका देखिए, ये तो जहां से ओरिजिनेट हो रही है वहीं पर टर्मिनेट हो रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये पॉसिबल होता, ऐसा कंसीडर करो कि एक स्पेस है जिसमें हमने चार्ज रखा है और इसके चारों ओर पॉइंट्स हैं। ओके, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ओरिजिनेट हो रही है, हमें बता रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट जैसे इन लाइंस पर भी पॉइंट्स हैं, इस लूप पर भी पॉइंट होंगे। तो अगर हम एक टेक्स्ट चार्ज लें और उसको इस लूप के अराउंड मूव कराएं, तो जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0। ऐसा होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमने मान लिया कि ये लूप बना रहा है। अगर ये लूप बना रहा है तो इस पूरे लूप में जब हम मोशन करेंगे इस लूप के अलोंग, तो नेट वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। क्योंकि वर्क डन तो क्या होता है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। किस केस में? कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर में। ओके, अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने यहाँ पर जहां से स्टार्ट किया वहीं पर फिनिश कर रहे हैं, मीन्स 0। लेकिन फिर से रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक लूप।
अब प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हुए ये तो हमने जान लिया कि कोई भी चार्ज है उसके अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। ओके, यही क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। कोई भी सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पर ये सपोज यहाँ कोई पॉइंट है, तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे और जो उसकी डायरेक्शन होगी वही उस पर ओके। लेकिन दूसरा था हमारे पास, हमें इंटेंसिटी जाननी थी और इसके लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ लाइंस passing through an area। मीन्स मैंने दो एरियाज लिए हैं, दोनों सेम एरिया है। इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 ओके। और इस वाले से ओनली 2 लाइंस। हमने बोला है कि हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ओके, अब जितनी ज़्यादा लाइंस पास हो रही होंगी मीन्स उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। ओके, यहाँ से इस एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मीन्स यहाँ पर इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस एरिया। ओके, देखिए हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ रिजल्ट्स देख रहे थे, हमने बोला था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। ओके, ये हमारे पास स्पेस था। ओके, यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था। अब देखिए जरा, कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये लाइन हमें क्या शो कर रही है, देखो ये क्या है, ये एक स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने जनरेट किया है, प्लस क्यू चार्ज ने, जो यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो हमें क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिससे हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ओके, पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, मिडल में कोई पॉइंट ले लीजिए। बात करते हैं इंटेंसिटी की। जैसे जैसे ये लाइंस ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं, सपोज यहाँ पर यहाँ तक R1 डिस्टेंस है, उसके बाद में इससे आगे जाती है R2 डिस्टेंस, यहाँ तक R3 डिस्टेंस। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इनकी जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, क्या है, डेंसिटी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी कम होती जा रही है। ओके, मींस इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और यही तो हमारे इस फॉर्मूले ने हमको दिया था। ओके, हम R को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। ओके, नोट कर लीजिए। आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।